अगर इस वीडियो पे आप क्लिक कर रहे हैं तो मैं एस्यूम कर रहा हूँ कि आप कहीं बाहर छुट्टियों में घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं। और आप जब घूमने जाने के प्लान कर रहे हैं तो इन पर्टिकुलर आपके दिमाग में कोई एशियन कंट्री एंड सिंगापुर है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि सिंगापुर जाने के लिए आपको किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। आपके दिमाग में, अगर आप एक ट्रैवलर हैं, आप ट्रैवल करने की प्लान कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि क्या हमें एक वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी सिंगापुर में एंट्री करने के लिए एज अ टूरिस्ट, और इज़ देयर ए वीज़ा ऑफ अराइवल। अगर वीज़ा ऑफ अराइवल नहीं है, क्या ऐसा है क्या कुछ कंट्रीज़ जहाँ फ्री एंट्री मिलती है इंडियंस को, इंडियन पासपोर्ट होल्डर को, क्या सिंगापुर और इंडिया के बीच ऐसे टाइप्स हैं कि हमें फ्री एंट्री मिलती है? द बैड न्यूज़ इज़ डैट ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई फ्री एंट्री नहीं मिलती है। एंड अनदर बैड न्यूज़ इज़ डैट वहाँ पे कोई वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है। सिंगापुर में जाने के लिए आपको एक वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, जो आपको प्रायर लेना पड़ता है, उसकी प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती है, अप्लाई करना पड़ता है। बट द गुड न्यूज़ इज़ दैट सिंगापुर वीज़ा का प्रोसीजर बहुत ईजी है और बहुत आसानी से तकरीबन 99% लोगों को मिल जाता है। मैं 99% इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ 1% लोग हैं जिनकी वीज़ा की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, तो उनका रिजेक्शन भी हो जाता है। और ये देखने में आया, जब मैंने अप्लाई किया था तो मैंने उनसे बात की थी, तो जिनके थ्रू मैंने अप्लाई किया था, तो उन्होंने बताया कि या कुछ रिजेक्शन हो जाते हैं क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि हमें क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि सिंगापुर का वीज़ा का एप्लीकेशन 2 तरीके से होता है। इंडियंस 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि अगर आपके कोई रिलेटिव सिंगापुर में रहते हैं या कोई जान पहचान के भी रहते हैं, या तो परमानेंट रेजिडेंट हैं यहाँ पे, या वहाँ पे वर्क वीज़ा पे गए हुए हैं, या वहाँ स्टूडेंट वीज़ा पे भी गए हुए हैं, पहले से कोई रह रहा है काफ़ी दिनों से, तो आपको तो बिल्कुल बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। आपके मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होंगे जो कि मैं अभी तुरंत बताने वाला हूँ, और आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एंड विद इन फ्यू आवर्स आपका वीज़ा का अप्रूवल आ जाता है, प्रोवाइडेड आपका एप्लीकेशन सही ढंग से किया गया हो, प्रोवाइडेड उनका वीज़ा फ़ी पे किया गया हो। तो आपका विद इन फ्यू आवर्स, कुछ के केस में तो सुनने में आया कि फ्यू मिनट्स में आ जाता है। तो से फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे कोई रिलेटिव सिंगापुर में रहते हैं, या फिर मेरा कोई जान पहचान का सिंगापुर में स्टडी करता है, तो मुझे क्या ज़रूरत होगी? नेचुरली आप कभी भी किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए अपनी कंट्री का, आपके नाम पे, जिसकी मिनिमम वैलिडिटी 6 मंथ की होनी चाहिए। दूसरा चीज़ ये होना चाहिए कि आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आप किस लिए जा रहे हैं वहाँ पे। आपको क्लियर कट बताना होगा कि आप वहाँ किस लिए जा रहे हैं। क्या आप टूरिस्ट के इदारे जा रहे हैं, बिज़नेस करने जा रहे हैं? मोस्टली मैं ये मेरा वीडियो टूरिस्ट वीज़ा के लिए है, तो मैं बाकी टाइप्स ऑफ वीज़ा के लिए अब यहाँ पे इस वीडियो में नहीं बात करूँगा। इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं टूरिस्ट वीज़ा के लिए बात करूँगा, क्योंकि मैं ये वीडियो बना ही रहा हूँ सिंगापुर घूमने जाने वालों के लिए। तो मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि आप एक टूरिस्ट वीज़ा की तलाश में हैं और आपका कोई रह रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए मेरा कोई वहाँ रहता है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऑन माई बिहाफ यू प्लीज़ अप्लाई अ वीज़ा, ओके, एंड दीज आर माई वैलिड डॉक्यूमेंट्स लाइक 6 मंथ वैलिड पासपोर्ट। मुझे स्कैन करके देना पड़ेगा उनको, और साथ में उनको, अगर हमारा टर्म्स अच्छा है तो आपके बिहाफ में से 30 सिंगापुर डॉलर पे करेंगे ऑनलाइन, और वो वीज़ा आपको विद इन फ्यू आवर्स आपके पास आ जाएगा या उनके पास आ जाएगा, और फिर वो देंगे तो वो वैलिड हो जाएगा। नाउ अस्यूम दैट आपका कोई नहीं रहता वहाँ पे, कोई जान पहचान नहीं, और फर्स्ट टाइम आप जा रहे हैं सिंगापुर और एज अ टूरिस्ट घूमने जा रहे हैं। इन दैट केस आपको ऑनलाइन अप्लाई आप नहीं कर सकते, आपको उसे ऑफलाइन कराना पड़ेगा थ्रू अ प्रेस्क्राइब्ड एजेंट्स ऑफ सिंगापुर एम्बेसी। उन्होंने क्या दे रखा है, जैसे आप यूरोपियन वीज़ा के लिए, यूएस वीज़ा के लिए वीएसए में जाते हैं, उसी तरह से उन्होंने कुछ ट्रैवल एजेंट्स को
ये अथॉरिटी दे रखी है, ये परमिशन दे रखी है कि आप किसी भी पर्सन के बिहाफ में वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। नाउ द फ़ी इज़ अगेन द सेम $30, लेकिन सिंस आप एजेंट के थ्रू जा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर एजेंट का कुछ सर्विस चार्ज होगा प्लस GST वगैरह होगा जो लेंगे। नाउ उसके लिए वो क्या डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे वो एजेंट्स, एंड कौन से एजेंट्स हैं जिनके थ्रू आप जा सकते हैं। कुछ एक एजेंट्स मैं बता सकता हूँ, जैसे टॉमस कुक है, मेरे केस में मैंने बनवाया था स्काईलाइन से। ये सारे जितने भी एजेंट्स हैं ये सारे IATA से रिकॉग्नाइज होने चाहिए, तभी सिंगापुर एम्बेसी जो है उनको, और उन्होंने अपने एम्बेसी के वेबसाइट में वो नेम दे रखा है कि किन के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई कौन है और किसके थ्रू आप जा सकते हैं। हर एक ये जितने सारे एजेंट्स हैं हर के अपने अपने चार्जेस हैं। एक दो नेम अगर आप चाहेंगे तो इस वीडियो के अंत में आपको मैं बता दूंगा, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैं बता दूंगा कि दिल्ली में अगर आप हैं, नेशनल कैपिटल में आप हैं, तो आपको कौन से एजेंट को जाना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए और कितनी आसानी से आपका वीज़ा बन जाएगा। नाउ जैसा मैं बता रहा था कि आपका अगर कोई नहीं है वहाँ पे तो आपको किसी एजेंट के थ्रू जाना पड़ेगा। तो जब आप किसी एजेंट के थ्रू जाना चाहेंगे तो सबसे पहले वो $30 को उस समय का जो डॉलर, सिंगापुर डॉलर और INR का जो रेट होता है उसमें कन्वर्ट करके रफली कुछ एक उन्होंने फिक्स कर रखा है, इतना रेट है लमसम, कभी 19-20 होता है तो उसको उसी रेट में कंसीडर करते हैं, जो कि सिंगापुर एम्बेसी के थ्रू ही डिसाइड किया गया वो रेट। तो उसको वो चार्ज करेंगे, प्लस में आपसे वो अपना फ़ी चार्ज करेंगे एंड GST लेंगे। ये तो रही आपके मॉनेटरी पार्ट ऑफ दैट। नाउ आपसे क्या मांगेंगे, वो आपसे मांगेंगे एक वैलिड ID प्रूफ, दैट इज़ योर पासपोर्ट, जो कि कम से कम 6 मंथ की वैलिडिटी की होनी चाहिए। द सेकेंड थिंग दे विल बी आस्किंग यू इज़ दैट आपके पास आपका एक इनकम प्रूफ होना चाहिए। आपसे 6 मंथ का मिनिमम बैंक डिटेल्स मांगेंगे, जो कि आप सॉफ्ट कॉपी में या हार्ड कॉपी में उनको सबमिट कर सकते हैं जैसा उनकी रिक्वायरमेंट है। कुछ एजेंट जो है सॉफ्ट कॉपी में ही मान लेते हैं, कुछ कहते नहीं आप हार्ड कॉपी लाके जमा कीजिए, कुछ तो ये भी कहते हैं कि नहीं बैंक का स्टैंप लगा होना चाहिए। मेरे केस में बैंक का स्टैंप लगने की ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने कहा कि हार्ड कॉपी का, सॉफ्ट कॉपी का प्रिंट आउट ला के हमें दे दीजिए, हम मान लेंगे। दूसरी चीज़ आपसे वो मांगेंगे, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, तो आपसे एक NOC मांगेंगे कि आप वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी कंपनी या फिर गवर्नमेंट्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपके ट्रैवल करने में, आप वैलिड रूप से वहाँ पे छुट्टी की एप्लीकेशन दे चुके हैं घूमने जाने के लिए। तो एक प्राइवेट कंपनी में भी अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे भी NOC मांगेंगे वो, कि NOC चाहिए होगा। तीसरी चीज़ वो मांगेंगे कि आपका GST, अगर आप वर्किंग नहीं हैं तो, अगर आप वर्किंग पर्सन हैं तो आपका सैलरी स्लिप मांगेंगे, और बैंक डिटेल्स तो जैसे मैंने बताया वो तो मांगेंगे 6 मंथ का, प्लस में सैलरी स्लिप भी मांगेंगे। एंड कुछ केसेस में वो ITR भी मांगते हैं 1 ईयर का, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का या जो करंट फाइनेंशियल ईयर जो है उसका मांगेंगे, अगर आपने IT रिटर्न फाइल कर चुके हो उस करंट फाइनेंशियल ईयर का। अगर जैसे अभी आप 23-24 का हम फाइल करने जाएंगे, 22-23 का हम फाइल करने जाएंगे इन असेसमेंट ईयर, तो अभी जो है हमारा अभी शुरुआत नहीं हुआ है तो हम पिछले फाइनेंशियल ईयर का लगा सकते हैं, उनको देना पड़ता है। प्लस में अगर आप वर्किंग नहीं हैं, आप बिजनेस पर्सन हैं, तो आपको अपना GST सर्टिफिकेट देना होगा, GST नंबर देना होगा, और ये सारी चीज़ें देकर साथ में आपको 2 फ़ोटो देना होगा। एक फ़ोटो आपका फॉर्म फिलअप करना होता है, जो सिंगापुर एम्बेसी के फॉर्म्स, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म्स होंगे, जो भी एजेंट्स के थ्रू आप जाएंगे वही आपको फॉर्म दे देंगे, उसको आपको ड्यूली फिल करना होगा। फिल करने के बाद आप उसमें अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जो कि एक पर्टिकुलर साइज़ है, उसी फ़ोटो में लिखा हुआ है, उसी फॉर्म में लिखा हुआ कि किस साइज़ का फ़ोटो चाहिए, एंड मैट फिनिश में चाहिए होता है, ग्लॉस फिनिश में नहीं। मेरे साथ ये केस हुआ था, मुझे मेरे लोकल फोटोग्राफर ने ग्लॉस फिनिश में दिया था। जब मैंने पता किया कि मैट फिनिश का, तो मुझे पूरा फिर से फॉर्म भरना पड़ा, उसको निकाल के उसे मैट फिनिश का फ़ोटो लेना पड़ा। तो याद रखिएगा,
आपको मैट फिनिश में एक पर्टिकुलर साइज़ में वो फ़ोटो होना चाहिए। वो अगर आप किसी भी फोटोग्राफर के पास लोकल स्टूडियो में जाएंगे, उनको बताएंगे आपकी मैट फिनिश में चाहिए, तो आपको देन एंड देयर वो बना के दे देंगे मैट फिनिश में। ग्लॉस फिनिश में थोड़ा टाइम लेते हैं, वो मैट फिनिश में ही चाहिए होता है तो आपको देन एंड देयर विद इन अ मिनट आपको वो दे देंगे। और साइज़ भी आप बता दीजिएगा, उस साइज़ में उनका एक सर्टेन परसेंटेज होता है कि इतना परसेंटेज फेस होना चाहिए। वो सारी चीज़ें उस फॉर्म में डिटेल में लिखी हुई हैं। और ये फॉर्म जो है आपको आप या तो सिंगापुर एम्बेसी के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या जिस एजेंट के थ्रू जा रहे हैं उसी एजेंट ही आपको वो भेज देंगे थ्रू ईमेल। तो आप उसे डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट लेके उसको फिल करके ड्यूली साइन करके आप उसको देंगे। अब वो फॉर्म कैसे फिलअप होना चाहिए इस वीडियो में स्कोप नहीं है, तो उसके लिए मैं अलग से, अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो अलग से वीडियो मैं बना सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में कि आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। मेरे केस में क्या आया था कि मैं तो न तो बिजनेसमैन हूँ और न ही मैं जॉब करता हूँ, तो मैं दोनों क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं करता हूँ। तो मेरे केस में मैंने उनको बताया, अपने एजेंट को जिनके थ्रू मैं अप्लाई कर रहा था, उन्हें बोला कि आपके केस में आपको अपने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की या फिर जो भी आप कर रहे हैं उसके कोई सर्टिफिकेशन चाहिए होगी कि भाई आप अगर फ्रीलांसर हैं, किसी तरह के ट्रेनर हैं, जैसे मैं लैंग्वेज ट्रेनर हूँ, तो आपको लैंग्वेज स्किल्स का दिखाना होगा। प्लस में आपको अपने उसका सर्टिफिकेट देना होगा कि भाई आपने ये कोर्स किया हुआ है, इसलिए आप ये कर रहे हैं। आइडिया बेसिकली ये है, सिंगापुर एम्बेसी ये चाहती है देखना कि क्या आपके पास एक वैलिड आईडी है, क्या आपके जो इनकम्स आ रहे हैं वो लीगली आ रहे हैं, कोई इलीगल इनकम्स के थ्रू तो आप नहीं पैसा जनरेट कर रहे हैं, अगर आईटीआर आप भर रहे हैं या नहीं, क्या आपके जो भी इनकम आपके पास है, जिस पैसे को लेके आप सिंगापुर में जा रहे हैं, वो लीगल है या नहीं, लीगल थ्रू से अर्न किया है या नहीं। जस्ट टू चेक कोई इलीगल वहाँ पे माइग्रेट ना करे, कोई इलीगल पर्सन माइग्रेट ना करे। इस चीज़ को चेक करने के लिए सेम चीज़ें आपके मांगेंगे आपसे 6 मंथ का आपका बैंक का स्टेटमेंट मांगेंगे, लेटेस्ट लास्ट 6 मंथ का, एक आईटीआर मांगेंगे आपका, ठीक है। और जैसे मैंने बताया, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो एनओसी मांगेंगे, एज वेल एज आपका सैलरी स्लिप मांगेंगे। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो आपका जीएसटी रिटर्न का कॉपी मांगेंगे। और मेरे केस में जैसा आया था तो मेरे से उन्होंने आईटीआर का मांगा और एक बैंक स्टेटमेंट मांगा 6 मंथ का, तो मैंने उनको 1 ईयर का दिया था। एंड मेक श्योर कि उस बैंक स्टेटमेंट में इतना पैसा आपके पास होना चाहिए उस समय बैंक के अकाउंट में एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कि आप सिंगापुर के एक्सपेंसेस को बेयर कर लें। जब मैंने पता किया कि किन लोगों का रिजेक्शन होता है, तो उन्होंने बताया वो उन्हीं का रिजेक्शन होता है जो बैंक में अपने पैसे नहीं रखते। जैसे मिनिमम मैंने पूछा कितना रखना चाहिए, तो बोल रहे हैं कि अगर आप 1 वीक के लिए जा रहे हैं तो कम से कम 1 लाख रुपया या 70-75 हज़ार तो मिनिमम होना ही चाहिए अगर आप सोलो ट्रिप कर रहे हैं। अगर आप फैमिली ट्रिप कर रहे हैं तो 1.5 से 2 लाख रुपए पर पर्सन 50,000 के हिसाब से होना चाहिए। इसके अलावा आपसे डॉक्यूमेंट जो मांगते हैं वो मांगते हैं आपका बोथ वेज फ्लाइट टिकट मांगते हैं। कुछ लोग डमी टिकट्स बना के देते हैं, दैट इज़ एक्सेप्टेबल, बट मैं कहूँगा डमी टिकट्स मत कीजिए। अगर आप पैकेज लेते हैं तो पैकेज जिनसे लिया है वही आपका वीज़ा करते हैं तो वही आपको वो लगा देंगे ये, और वीज़ा भी वही करते हैं, तो फिर आपका कोई ये नहीं है। अगर आप पैकेज नहीं ले रहे हैं, आप इंडिविजुअल अपना प्लान कर रहे हैं, अपनी आइटनरी बना रहे हैं, तो आपको अपनी फ़्लाइट की बुकिंग कर लेनी चाहिए एडवांस में। और फ्लाइट की टिकट जो है वैलिड टिकट विद प्रॉपर पीएनआर, साथ में आप जितने दिन के लिए जा रहे हैं उसकी एक प्रॉपर आइटनरी बनाकर, ये नहीं आपको डिटेल नहीं जाना है, आप कौन से दिन में क्या कहाँ पे रहेंगे, किस जगह पे कितने दिन कहाँ रुकेंगे। जैसे कुछ लोग सिंगापुर के साथ मलेशिया का भी ट्रिप बनाते हैं, कुछ लोग बाली का भी बनाते हैं, तो कितने दिन बाली रहेंगे, वहाँ से क्या डायरेक्टली आप इंडिया आएंगे तो उधर का टिकट होना चाहिए। अगर आप सिंगापुर आके, क्योंकि बाली से तो आपको सिंगापुर होके ही जाना पड़ेगा, लौटना पड़ेगा, लेकिन मलेशिया से कुछ लोग होता है कि मलेशिया से ही उधर से वापस आते हैं इंडिया कोलालमपुर से, तो आपको कोलालमपुर का रिटर्न टिकट भी दिखाना होगा। तो एक तो हो गया आपके फ़्लाइट की टिकट बोथ वेज कि आप यहाँ से सिंगापुर जा रहे हैं,
ठीक है, आप एयर रूट से एंटर कर रहे हैं, रोड रूट से कर रहे हैं, उसका पूरा एक वैलिड ये होना चाहिए। प्लस में आपका एग्जिट किस पॉइंट से होगा वो भी होना चाहिए, तो रिटर्न टिकट भी होना चाहिए, या तो वाया सिंगापुर ही हो। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अगर सिंगापुर जा रहे हैं, अब मलेशिया जाइए, मलेशिया से वापस आइए, सिंगापुर से वापस आइए। दैट विल मेक your life very easy and their life also very easy. They will also say that you are going from Singapore, entering in Singapore and exiting from Singapore. तो ये आपकी एक एंट्री है। तीसरी चीज़, आप जितने दिन भी सिंगापुर में रुक रहे हैं उतने दिन की आपके होटल की बुकिंग, या जिनके साथ आप रुक रहे हैं, जहाँ कहीं भी रुक रहे हैं, उसकी प्रॉपर एड्रेस विद टेलीफोन नंबर आपको देना होगा। आप होटल्स की डमी बुकिंग भी कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था। मैंने ₹1 पे करके, एडवांस पे करके बुकिंग करा ली थी। बाद में मैंने अपने चॉइस की होटल चेंज करके अपने हिसाब से कर लिया था, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपको होटल बुकिंग दिखाना होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जहाँ से, जिन एजेंट के थ्रू आप अप्लाई करेंगे, वो भी चेक करेंगे। वो आपका वैलिड पासपोर्ट ओरिजिनल लेंगे आपसे। कॉपीज़ आपसे वो नहीं मांगेंगे, कॉपीज़ वो खुद निकाल लेते हैं, क्योंकि वो स्कैन करके भेजते हैं सारे चीज़। और आपका बाकी चीज़ है, जैसे होटल स्टे, उसका आपका प्रिंट आउट लेंगे। आपका फ़्लाइट टिकट का बुकिंग का जो होता है, जितने भी मेंबर जा रहे हैं उसका जाएगा, राइट। प्लस में आपका बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे वो प्रिंटेड फॉर्म में। प्लस में आपका ITR का कॉपी मांगेंगे, एंड 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो फॉर अ पर्टिकुलर साइज इन मैट फिनिश। आई रिपीट, इन मैट फिनिश। मैं क्यों बार बार मैट फिनिश एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मैंने ग्लॉस फिनिश का लगाया हुआ था एप्लीकेशन में। फाइनली मैंने जब पता किया तो मुझे पता चला ये मैट फिनिश का था, तो मुझे फिर से फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ा। जैसा कि मैंने शुरुआत में वीडियो में बनाया कि अगर आप एजेंट के थ्रू कर रहे हैं तो आपको जो सिंगापुर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो आपको वही प्रोवाइड करेंगे, PDF फॉर्म में भेजेंगे। अगर वो नहीं भी प्रोवाइड करते हैं तो आप सिंगापुर वेबसाइट में जाकर आप सिंपली वहाँ से ये कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। और ये सारी चीज़ तो हो गई आपके वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। प्लस में वो आपसे $30 का जो चार्ज है वो लेंगे। इतना लेने के बाद वो आपको 1 हफ्ते का समय देंगे। नॉर्मली 1 हफ्ता लगता नहीं है, 2-3 दिन में वो आपका हो जाता है। अगर आप जैसे बड़ी कंपनी जैसे थॉमस कुक या और दूसरे बड़ी कंपनी से करेंगे तो वो थोड़ा लेंदी है उनका टाइमलाइन, क्योंकि उनके पास एप्लीकेशन ज़्यादा आते होंगे। तो मेरी सजेशन होगी कि आप थॉमस कुक जैसे बड़े एजेंट के थ्रू न जाएं। अपने पर्टिकुलर एरिया में, जहाँ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जहाँ पे भी आप रहते हैं, वेर एवर यू लिव, आप वहाँ पे जाकर आइडेंटिफाई कीजिए कि वहाँ पे आपका नियरेस्ट कौन सा है, और आप पहले से उनसे बात करके रखिए कि आपके कितने फ़ी है। मेरे केस में जो लीगल फ़ी था उससे ऊपर उन्होंने ओवर एंड अबव ₹500 लिया था पर पर्सन, प्लस GST। GST इज़ लीगल, वो गवर्नमेंट के पास जाता है। 500 इज़ देयर एप्लीकेशन फ़ी, जो सर्विस फ़ी है वो। उन्होंने मुझे बताया कि जब आप यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं तो यू मस्ट अस्यूम कि आप किसी एम्बेसी में जमा कर रहे हैं, क्योंकि उस सारे डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी जो है बिल्कुल एम्बेसी की तरह ही करेंगे। आपके पास कोई फ़ोन कॉल नहीं आएगा, या तो आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा या डिसअप्रूव हो जाएगा। 99.99% केसेज में अप्रूव ही होता है, क्योंकि स्क्रूटनी स्टेज पे ही वो बोल देते हैं कि आपका एक्सेप्ट होगा या नहीं एक्सेप्ट होगा। नहीं होना होता है तो वो आपको क्लियर कट बता देते हैं, भैया वी आर ट्राइंग बट वी आर नॉट श्योर कि वो आपका अप्रूव होगा या नहीं। और उन्होंने मुझे बार बार बताया 2 ही केस में आ सकता है डिसअप्रूवल, वो ये कि आपका कभी रिजेक्शन हुआ हो कोई इलीगल मेथड मीन्स यूज़ करने के लिए, या कि कोई आपका बैड ट्रैक रिकॉर्ड हो। दैट्स अ प्राइम थिंग, वो तो सर्टेनली कोई भी कंट्री आपको एंट्री नहीं देगी, राइट। दूसरा ये होगा कि आपके पास सफिशिएंट फंड नहीं है, और वन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके पास नहीं है। दैट इज़ द थर्ड पॉइंट। तो अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, आपके पास सफिशिएंट फंड है, और आपका कोई बैड ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो आपका वीज़ा अप्रूवल विदिन 2-3 डेज जो है आ जाता है। मैक्सिमम विदिन 1 वीक होगा। मेरी सजेशन आपसे यही रहेगी, मेरा सलाह ये रहेगा कि आपको जिस दिन भी जाना हो
उसके कम से कम 10-15 दिन पहले आप वीज़ा की सारे फॉर्मेलिटीज़ कर लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने एजेंट के पास सबमिट कर दीजिए, जिससे कि अगर कोई थोड़े से डॉक्यूमेंट्स रह गए तो एजेंट शायद आपको रीअप्रोच करके आपसे मांग ले। लास्ट मिनट रश मत कीजिए, उसमें परेशानी होती है। दैट्स ऑल अबाउट द वीज़ा। वीज़ा कैसे फुलफ़िल करते हैं, वो मैं कैसे फिल इन करते हैं, वो मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा आपको, और आपको कैसे उसके लिए और क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। पोस्ट वीज़ा एप्लीकेशन, जब आपके पास वीज़ा आ जाता है हाथ में, तो आपको और क्या करना होता है, जैसे एक SD अराइवल कार्ड भरना पड़ता है, वो सारी चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आप मेरे चैनल पे भी देखेंगे और मेरे डॉटर के चैनल पे भी देखेंगे। मेरी डॉटर के चैनल का नाम है @rhythm world 2013। ये उसका YouTube ID है। शी इज़ अ बडिंग यूट्यूबर, सो प्लीज़ इनकरेज हर, फॉलो हर। आप अगर मुझे फॉलो करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे नहीं भी फॉलो करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम उसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए। अगले कुछ वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूं कि सिंगापुर में आपके क्या आइटनरी होना चाहिए, क्या चीज़ें आपको होमवर्क करके जाना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, बोथ फॉर द वेजिटेरियंस एंड द नॉन वेजिटेरियंस, क्योंकि बहुत बड़ा इशू है जब आप इंडिया से बाहर जाते हैं, स्पेशली द वेजिटेरियंस के लिए, और उसके लिए क्या सल्यूशन है वो आपको सिर्फ एंड सिर्फ मेरे वीडियो पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो एंड गेट बैक टू मी इन द नेक्स्ट वीडियो। आई विल लेट यू नो, आपको सारी चीज़ें बताऊंगा इन डिटेल। फॉर्म कैसे भरा जाता है, उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे उसमें फिल करते हैं, प्लस में आप कैसे आइटनरी बनाएं, 5 डेज़ की आइटनरी, 4 डेज़ की आइटनरी, 7 डेज़ की आइटनरी, इवन 10 डेज़ की आइटनरी, और क्या क्या चीज़ आपकी उसकी प्री रिक्विजिट्स है, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। Until then, thank you, bye bye, tata.